से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल हमने देखा था बच्चों नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अंदर बजट वाला जो सेक्शन था उसका पार्ट 1। आज इसको हम एंड कर देंगे और आई होप कि जो आपका आने वाला एग्जाम है स्पेशली 14 जून को जो आपका एग्जाम होने जा रहा है उसमें अगर एक दो क्वेश्चन आते हैं तो इन क्लासेस से कवर हो जानी चाहिए बच्चों। अब आप कई बच्चे सोच रहे होंगे सर बजट का इतना पोर्शन काफ़ी है, कुछ क्लासेस में अभी नहीं, आपके ग्रुप सी के लिए अगर आएगा तो इसी में से आना चाहिए। और जो बाद की क्लासेस होंगे लाइक RO अपर पीसीएस प्रीलिम्स, लोअर पीसीएस प्रीलिम्स, इनके जब एग्जाम आपके होंगे वो उस समय के मैं बता दूंगा, वो करंट अफेयर्स में ही कवर करा दूंगा। लेकिन ये जो क्लासेस हैं बच्चों ये सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होंगे, ठीक है। इसके बाद चूंकि बच्चों कल संडे है तो संडे आपकी जो क्लास आएगी मैं आपको पटवारी लेखपाल के बारे में बताऊंगा, इस एग्जाम के बारे में कैसे आपने इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, कैसे अपना मतलब एक टारगेट लेके चलना है कि किस किस तरीके से आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। देन फिर मंडे से हम लोग बच्चों एक आध क्लासेज जो हैं आपकी वो मेन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस के होंगी तो मैं वो कवर करा दूंगा आपका। और आई होप कि आप लोग इसको कवर कर पा रहे होंगे, आप लोग इसको काम कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल डटे रहिए बच्चों, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है और इस वर्ष आपको किसी भी हाल में सफलता पानी है बच्चों। पूरी ताकत लगाइए, जितनी भी ताकत जितनी भी एनर्जी है लगा दीजिए। इस बार आर या पार की लड़ाई है, ठीक है। बिल्कुल भी इसमें मतलब आप वो मत करना, मतलब एक हल्का सा जो कहते हैं ना कि यार हम नहीं मतलब इसमें हम ढील बरत रहे हैं या कुछ है, तो बिल्कुल ढील नहीं बरतनी इसमें, ठीक है। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन आपको इसमें लिखना है। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, कई बार क्या पूछते हैं ये लोग, मतलब ये एग्जाम में पूछता है, इसको देखना बच्चों, जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो लिखो, डेब्ट मतलब ऋण, ठीक है, टू जीडीपी रेशियो, जीडीपी रेशियो, ठीक है। यानी डेब्ट टू डेब्ट डी, हाँ डी लिखा मैंने शॉर्ट में। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है बच्चों, जो जीडीपी है हमारी, मतलब जो हमारा ऋण है वो जीडीपी का लगभग कितना परसेंट है वाली बात, ये कैसे निकलता है ये आपको पता होना चाहिए। आपको नॉर्मली आपको इसका आंसर है 55.6%, जो कि अब हमने 2032 तक इसका टारगेट रखा है इसको 50% के आसपास लाने का। ये ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है बच्चों, ठीक है। तो अगर पूछता है कि वर्ष 2026-27 के बजट में डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना रहा, आपका आंसर होगा 55.6%। अगर आप कहोगे सर ये होता क्या है, ये होता है बच्चों टोटल आपका ऋण कितना है, यानी एक प्रकार के सरकार का जो कुल ऋण है उसको आप जीडीपी से डिवाइड कर दोगे, यानी गवर्नमेंट का जो कुल ऋण है, ठीक है, सरकारी जो ऋण है उधार है, ठीक है, ऋण जो है सरकार का उसको आप जीडीपी से डिवाइड कर दोगे, किससे, जीडीपी से, डिवाइडेड बाय किससे, जीडीपी इंटू 100। ये आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ये याद रखना कि जो जीडीपी के उसमें ऋण के डेप्ट के रूप में जीडीपी रेशियो कितना है, आपका आंसर कितना होना चाहिए, 55.6% होना चाहिए आपका आंसर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। एक है बच्चों चैंपियन SMEs के लिए कितना बजट आवंटित किया है, ठीक है, लिखो चैंपियन SMSEs, ठीक है। ये इसके लिए किया है बच्चों लगभग कितना, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, ठीक है। यानी ये है क्या बच्चों, चैंपियन ऐसे जो नए उभरते हुए स्मॉल सूक्ष्म लघु और मध्यम एंटरप्राइजेस सुना होगा आपने, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होते हैं उनके लिए जो नए उभरते हुए क्षेत्र उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की या एक स्कीम की घोषणा की, उसको बोला गया चैंपियन SMEs, ठीक है, SMSEs, ठीक है। तो ये है क्या बच्चों, SMEs करो, ठीक है, SMEs स्मॉल मीडियम और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कर देना है, इसको SMEs करना है, ठीक है, SMEs मत करना, SMEs करना। तो स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं सबके लिए नहीं है, स्मॉल भी से ऊपर भी होते हैं ना, वो वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं यानी सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए 1,000 करोड़, इसको आप चाहो तो हिंदी में लिख लो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए, ठीक है, ये सूक्ष्म एवं लघु उद्योग लिखना, इसको चैंपियन SMEs बोला गया। 1,000 करोड़ का इसमें क्या किया सरकार के द्वारा बजट प्रावधानित किया है, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है बच्चों समर्पित केमिकल पार्क कितने बनाए जाएंगे, यानी डेडिकेटेड केमिकल पार्क, लिखो समर्पित केमिकल पार्क
ये 3 समर्पित केमिकल पार्क की घोषणा की है सरकार ने कि हम लोग बनाएंगे। तो इसको समर्पित केमिकल पार्क यानी डेडिकेटेड केमिकल पार्क है, इसका नाम रसायन जो अपने आप में पार्क है, 3 बनाने की घोषणा की गई है बच्चों। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को अनुमानित हस्तांतरण कितना करेगी सरकार 26-27 में? 26.2 लाख करोड़। तो ठीक है, तो इसको लिखो, राज्य एवं, पूरा लिखना, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्य एवं स्टेट, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों को, यूटी होते हैं ना, मतलब यूनियन टेरिटरी, तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार कितना हस्तांतरण करेगी वर्ष 2026-27 में? ठीक है, हस्तांतरण यानी कितना पैसा इनको देने का टारगेट रखा गया है 2026-27 में, ये रखा गया है बच्चों, लगभग कितना अनुमानित है? 26.2 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ये एक अनुमान है केंद्र और राज्यों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इस बजट में। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है बोलते, सासी बोलते हैं, SASCI लिखो आप पहले, ये है क्या मैं आपको बताता हूं। ठीक है, शासकीय बोलते हैं हम इसको, शासकीय जो भी बोलते हो। ये क्या होता है बेसिकली बच्चों, जो राज्य होते हैं वो जो अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उसके लिए केंद्र सरकार कई बार क्या करती है बच्चों, उनको ब्याज रहित ऋण वगैरह भी उपलब्ध कराती है। अर्थात केंद्र क्या करती है बच्चों, इस टाइप के में केंद्र जो राज्यों को पूंजीगत या आधारभूत संरचना विकास हेतु वित्तीय सपोर्ट करती है। तो लिखो, इसमें लिखो पहले ये है क्या, इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा, इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा, पूरा लिखना है, इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को आधारभूत संरचना एवं पूंजीगत, पूरा लिखना, आधारभूत संरचना एवं पूंजीगत संरचना हेतु, पूंजीगत एवं आधारभूत संरचना हेतु, या लिखो आधारभूत एवं पूंजीगत संरचना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यानी केंद्र सरकार क्या करती है बच्चों, स्टेट्स को अपने आप में, ठीक है, जो हमारे राज्य हैं उसको कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या करती है बच्चों, फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ गए ना, फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। तो ये जो स्कीम है बच्चों, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछता है, तो इसमें लिखो आप लोग, इसके ब्रैकेट में लिखो, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल डेवलपमेंट, कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो लिखो स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट, देखो स्पेशल विशेष असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी पूंजीगत व्यय हेतु, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब पूंजीगत व्यय हेतु। पूंजीगत व्यय कहाँ होता है बच्चों, जहां सरकार पैसा लगाती है उसके बाद सरकार को ये उम्मीद होती है कि इससे कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमें पैसा वापस मिलेगा। जैसे कहीं पे कोई सड़क वगैरह बनानी है, आपके हाईवे बनानी है, तो हम लोग टैक्स पेड करते हैं, अगर आपको ध्यान होगा। तो जैसे सरकार पहले पैसा लगाती है, उसके बाद टैक्स के माध्यम से चाहे टोल लो या आप आजकल तो फास्टैग वगैरह, उससे पैसा कटता है, ध्यान होगा आपको, सरकार को वापस मिलता है। तो इसमें क्या है, स्पेशल असिस्टेंट होता है फॉर टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी राज्यों को एक प्रकार से केंद्र द्वारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी पूंजीगत निवेश पे क्या दिया जाता है बच्चों, वित्तीय सहायता दिया जाता है ताकि आधारभूत संरचनाओं का विकास हो सके। तो इसके तहत सरकार ने बच्चों कितने की धनराशि आवंटित की है इस बार, 2 लाख करोड़। ठीक है, तो ये सिंपल सा बात था। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि केंद्र द्वारा राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कितने धनावंटन की घोषणा की है, 2 लाख करोड़। ठीक है, कितना, ₹2 लाख करोड़ लिखो, ₹2 लाख करोड़। ठीक है, ये कितना क्या किया गया बच्चों, 2 लाख करोड़ का अपने आप में घोषणा की है सरकार द्वारा। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं पेपर में, कई बार आते हैं। अगला लिखना बच्चों, बायोफार्मा शक्ति पहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भारत को एक मेडिकल हब बनाने के लिए, मेडिसिन हब बनाने के लिए बायोफार्मा लिखो पूरा, बायोफार्मा बायोफार्मा शक्ति पहल का संबंध किस चीज से है, भारत को मेडिसिन का हब बनाने के लिए। ठीक है, लिखो बायोफार्मा शक्ति पहल, इसके तहत बच्चों कितना, 10,000 करोड़ सरकार ने इतनी घोषणा की है कि हम इसमें भाई 10,000 करोड़ रुपया इसके लिए करेंगे बायोफार्मा शक्ति पहल के लिए। और इसके तहत क्या होगा बच्चों, 10,000 करोड़ के तहत मतलब मेडिसिन हब बनाया जाएगा भारत को। ठीक है, बायोफार्मा शक्ति पहल का उद्देश्य क्या है, भारत को
मेडिसिन हब बनाया जाएगा। ये भी ध्यान में रखना, ये छोटी मोटी चीज़ें होती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा अब तो अधीनस्थ भी डिटेल से क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि यार इसको छोड़ो, इग्नोर कर दो, ठीक। नेक्स्ट लिखते हैं बच्चों, बजट कर्तव्य 3 आधारों पर है, ठीक है। इस बार का जो बजट है बच्चों, बजट में 3 कर्तव्य बताए गए हैं। तीन बिंदु इंपोर्टेंट है, 3 कर्तव्य लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। ये जो है बच्चों, ये कौन कौन से हैं बजट कर्तव्य, अगर आपको ध्यान में होगा, यानी बजट के मेन जो कर्तव्य हैं 3 है। पहला लिखो, आर्थिक विकास को तेज व सस्टेन करना, यानी समावेशी बनाना है। आर्थिक विकास पहला लिखना है आपको, बजट कर्तव्य 3 लिखा ना। पहला लिखो, आर्थिक विकास को तेज व सस्टेन करना, आर्थिक विकास को तेज व सस्टेन करना, ठीक है। दूसरा लिखो, नागरिकों की आकांक्षाओं को पूर्ण करना। सेकंड क्या लिखोगे आप, जो सिटीजन हैं बच्चों या लोग हैं, उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करना। और तीसरा लिखोगे, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। चाहे गरीब, अन्नदाता, किसान, महिला कोई हो, तो 3 पिलर हैं बच्चों इस बार के बजट में। पहला पिलर आपने क्या लिखा, एक थर्ड वाला लिखा सबका साथ सबका विकास, दूसरा लिखा लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण करना, और पहला लिखो बच्चों तेज आर्थिक विकास या सस्टेन, ठीक है, यानी आर्थिक विकास को तेज व सस्टेन रखना, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला बच्चों, अराकू वैली एक चर्चा में रही इस बार के बजट में। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अराकू वैली भारत के किस राज्य में, तो आप लिखोगे आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अराकू वैली में क्या किया जाएगा सरकार के द्वारा, जो माउंटेन है बच्चों, जैसे मैंने कल आपको बताया था ना एक लेक वाला, ऐसी माउंटेन ट्रेल डेवलप किए जाएंगे यहाँ से, और पूरे माउंटेन वगैरह को आप फिर क्या कर सकते हो, उसको विजुअल कर सकते हो, वहाँ उस पूरा एक रूट बनेगा। तो कहीं ना कहीं अराकू वैली जो है आंध्र प्रदेश में है, और ये क्यों चर्चा में रहा, माउंटेन ट्रेल बनाए जाएंगे, ठीक है, माउंटेन ट्रेल विकसित किया जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इसमें लिखो, माउंटेन ट्रेल विकसित किया जाएगा 2026-27 में, इसकी घोषणा सरकार के द्वारा की गई, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, केंद्रीय बजट 26-27 की मुख्य थीम क्या थी। अब पता लगा पूरा सब कुछ पढ़ लिया और 26-27 के बजट की मुख्य थीम ही नहीं पता, ठीक है। जो इसकी मुख्य थीम है, यानी मेन जो हमारी बजट है, इसका मुख्य थीम क्या था। कई बार क्वेश्चन पिछली बार यूकेपीएससी ने लोअर पीसीएस में पूछा था कि बजट 2025-26 का मुख्य थीम क्या है, तो इस बार 2026-27 का मुख्य थीम ये न पूछ देना, युवा शक्ति संचालित विकास है इसका बच्चों, ठीक है। युवा शक्ति संचालित विकास, युवा शक्ति संचालित विकास, युवा शक्ति संचालित विकास है 2026-27 का मुख्य थीम किस चीज का, बजट का, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। कल मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट बताया था ना, कितना अनुमानित बताया था, 4.3% था, ठीक है। वो जो राजकोषीय घाटा था, मैंने कितना बताया आपको बच्चों कल, फिस्कल डेफिसिट 4 मैंने चेक करना कहा था ना, 4.3% ही है बच्चों, 4.4 से कम करके अनुमानित है, ठीक है। 4.3%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा लिखो। अगला लिखो बच्चों, सिटी इकोनॉमी रीजन्स, ये क्या है, बजट इस बार क्या था बच्चों, CER चर्चा में रहा है, इसको लिखो सिटी इकोनॉमी रीजन, ठीक है। सिटी यानी शहरी आर्थिक क्षेत्र हैं, ठीक है, सिटी इकोनॉमी रीजन लिखो इसको। और ये क्या है बच्चों, शहरी आर्थिक क्षेत्र हैं। सरकार ने क्या किया बच्चों, कुछ शहरों को, कुछ चुनिंदा शहरों के डेवलपमेंट के लिए CER मतलब घोषित किया है, और प्रति CER 5,000 करोड़ का क्या किया, बजट आवंटित किया है, ठीक है। प्रति CER ये क्या किया गया उसको, 5,000 करोड़, ठीक है। जैसे कुछ चुनिंदा शहर होंगे बच्चों, उनका डेवलपमेंट किया जाएगा और एक आर्थिक रूप से उनको समृद्ध करने के लिए कोशिश की जाएगी, और प्रत्येक CER 5,000 करोड़। अब आपको सर क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि वर्ष 2026-27 के बजट में चर्चा में रहा CER किस क्षेत्र से संबंधित है, या CER का पूर्ण रूप क्या है, या प्रति CER कितना रुपया सरकार ने क्या किया बच्चों, घोषित किया है डेवलपमेंट के लिए। तो 5,000 करोड़ इसको डेवलपमेंट के लिए किया गया है, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, विश्वविद्यालय टाउनशिप, कितने विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाने की घोषणा की है, यूनिवर्सिटी टाउनशिप बच्चों 5 लिखो। सरकार द्वारा कितने विश्वविद्यालय टाउनशिप, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी नहीं है, पता लगा वहाँ आत्मा परमात्मा के पास चलेगी और आप बोल रहे हो कि सर आपने तो यूटी बोला था। अरे भाई, यूटी का मतलब है यूनिवर्सिटी टाउनशिप, ठीक है। सरकार क्या कर रही है, शिक्षा और उद्योगों के मध्य एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन करने के लिए यूनिवर्सिटी टाउनशिप बना रही है, जिसके लिए घोषणा की है कि हम 5 विश्वविद्यालय क्या बनाएंगे बच्चों, टाउनशिप बनाएंगे, इस बजट में घोषणा की है, तो ठीक है। तो लिखो विश्वविद्यालय टाउनशिप कितने बनाए जाएंगे, 5 बनाए जाएंगे, यानी यूनिवर्सिटी
इंडस्ट्री टाउनशिप, और इसके ब्रैकेट में लिख लो आप लोग, यह शिक्षा व उद्योग के बीच बेहतर तालमेल हेतु डेवलप किया जाएगा। ठीक है, यह शिक्षा व ये उसके बीच, किसके बीच, उद्योग के बीच। अब लिखो अनुमानित प्राप्तियां कितनी हैं सरकार का। तो कल खर्च बताया ना, जैसे प्राप्तियां सरकार क्या मान के चल रही कि हमारी कितनी प्राप्तियां होंगी। ये किया है बच्चों 36,51,547 करोड़, 36,51,547 करोड़। ठीक है, इतना सरकार कह रही कि हम क्या करेंगे, इसको हमारी अनुमानित प्राप्ति रहेगी 26-27 के लिए। ये कब के लिए, 2026-27 के लिए। अब आपको ये ध्यान रखना हो बच्चों, इसमें सरकार ने कहा कि उधार को हटाते हुए, ब्रैकेट में लिखो उधार को हटाते हुए। ठीक है, उधार के अलावा हम इतना प्राप्त करेंगे, सरकार ने क्या लगा रखा है, अपने आप में एक अनुमान लगा रखा है। ठीक, एक आपको पता है बच्चों, जो पूर्वी क्षेत्र है भारत का, चाहे उसमें नॉर्थ ईस्ट का आए या ईस्टर्न पोर्शन आए, उसके लिए सरकार ने ना पूर्वोदय योजना कहा है। अब पूर्वोदय के तहत कई चीजें डेवलप होंगी। जैसे पूर्वोदय योजना के तहत इन्होंने कहा कि हम पूर्वी भाग के डेवलपमेंट के लिए, यानी पूर्वी भाग में पर्यावरण के अनुकूल हम इलेक्ट्रॉनिक बसें देंगे, और 4000 इलेक्ट्रॉनिक बसें देने की घोषणा की है सरकार ने। तो जो पूर्वोदय योजना है, ये भी ध्यान रखना बजट के हिसाब से। पूर्वोदय ये क्या है, नाम से ही लग रहा है, पूर्व का पूर्वोदय, यानी पूर्वी भाग, भारत के पूर्वी भाग के क्या करने के लिए बच्चों, डेवलपमेंट से संबंधित है। इस बजट में ये 2026-27 में घोषणा की है, 2026-27 में। ठीक है, अब ये क्या है पूर्वोदय, जो पूर्वी भाग है भारत का, पूर्वी राज्य, वहां के विकास के लिए। तो पूर्वोदय के तहत ही सरकार ने क्या किया बच्चों, कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसें घोषित की है, 4000। ठीक है, लिखो कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसें घोषित की हैं, 4000। ठीक है, इलेक्ट्रिक बसें घोषित की है, यानी 4000 इलेक्ट्रिक बसें लिखो आप लोग इसमें, किसमें, पूर्वोदय योजना के तहत। ठीक है, तो लिखो 4000 इलेक्ट्रिक बसें सरकार ने इसमें घोषित की है। ठीक है, अगला लिखना है बच्चों, सरकार द्वारा हाल वर्ष 2026-27 के बजट में, सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के बजट में कम पानी व अधिक उत्पादकता हेतु किस राष्ट्रीय कृषि मिशन की शुरुआत की घोषणा की है। यानी कम पानी व सटीक इनपुट के साथ, यानी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या है बच्चों, राष्ट्रीय परिशुद्ध कृषि मिशन। ठीक है, देखो एग्रीकल्चर के लिए क्या किया बच्चों, राष्ट्रीय कृषि परिशुद्ध मिशन लिखो, राष्ट्रीय कृषि परिशुद्ध मिशन। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय कृषि परिशुद्ध मिशन है बच्चों, ये किस चीज के लिए है, सरकार के द्वारा गवर्नमेंट चाह रही कि हम इसमें पानी का जो इनपुट है कम रखें, कम पानी में सटीक इनपुट के साथ हम कृषि की उत्पादकता को बढ़ाएं। तो एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए अगर पूछता है कौन सा मिशन सरकार ने 2026-27 में घोषित किया है, तो राष्ट्रीय कृषि परिशुद्ध मिशन। इसमें क्या होगा, कम पानी प्लस सटीक इनपुट जो भी हम दे रहे हैं उसको, यानी जो उसमें हम खाद डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं, उनका जितना भी होगा। ठीक है, इससे क्या होगा बच्चों, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। ठीक है, कृषि उत्पादकता को इनहेंस करने का जो है ना, क्या रखा है सरकार के द्वारा, टारगेट रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा बच्चों एक बार आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने इस बार नॉमिनल जीडीपी, एक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिखो आगामी वित्तीय वर्ष हेतु नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना अनुमानित है। देखो 26-27 में नॉमिनल जीडीपी लिखो, नॉमिनल जीडीपी अनुमानित, यानी नॉमिनल जीडीपी अनुमानित है बच्चों 10%। ठीक है, यानी नाम मात्र जीडीपी लिख लो इसको, नाम मात्र जीडीपी कितना अनुमानित है अगले वित्त वर्ष के लिए, 10% ग्रोथ रेट इसमें क्या माना जा रहा है बच्चों, 10% की ग्रोथ रेट रहेगी नॉमिनल जीडीपी में। अब आपको सर जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या अंतर होता है, देखो बच्चों नॉमिनल जीडीपी में हम महंगाई के फैक्टर को नहीं हटाते, यानी महंगाई फैक्टर रहने देते हैं। अब आप कहोगे सर क्या बकते रहते हो महंगाई फैक्टर, समझाओ इसको, मैं आपको समझाने को तैयार हूं बच्चों। देखो इसमें नॉमिनल जीडीपी में यहीं पे लिखो महंगाई का फैक्टर इससे हटाया नहीं जाता, महंगाई फैक्टर इससे हटाया नहीं जाता, महंगाई फैक्टर इससे हटाया नहीं जाता। अब आप कहोगे सर क्या है, देखो सपोज 2025 में, ठीक है, मैंने ऐसे जो मार्कर हैं बच्चों, सपोज ऐसे जो मार्कर हैं इनका उत्पादन किया 100, कितना किया 100, और प्रत्येक मार्कर की कीमत थी बच्चों ₹10। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल 1000। ठीक है, तो समझो कि 2025 में हमारी जीडीपी क्या थी 1000 के बराबर इसका आकार था। ठीक, अब जैसे ही 2026 आया इसका मैंने उत्पादन फिर से मैंने 100 यूनिट की, लेकिन अब महंगाई के कारण ये एक मार्कर 15 रुपये का हो गया, तो अब कितना हो गया 1500।
अब आप 1000 से 1500 जाओगे, आप कहोगे वाह 50% की क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन ये बच्चों एक्चुअल में 50% की वृद्धि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महंगाई है और कुछ ही नहीं है। तो जब आप जीडीपी में एक्चुअल निकालते हैं महंगाई के साथ, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी अनुमानित है बच्चों 10% नेक्स्ट ईयर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है आपका, राष्ट्रीय तकनीकी नवाचार और अनुसंधान कोष का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय तकनीकी नवाचार एवं अनुसंधान कोष, राष्ट्रीय तकनीकी यानी नेशनल टेक्नोलॉजी फॉर रिसर्च एंड क्या था, अनुसंधान कोष, रिसर्च फंड। ये सरकार ने क्या किया है बच्चों, जितने भी हमारे तकनीकी क्षेत्र हैं, चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, यहाँ पर नवाचार, इनोवेशन, रिसर्च के लिए कोष बनाया जाएगा, फंड बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या रखा गया है बच्चों, इसको लिखो राष्ट्रीय तकनीकी नवाचार व अनुसंधान केंद्र, यानी राष्ट्रीय नेशनल एनटी टेक्नोलॉजी। ठीक है, नवाचार, इनोवेशन एंड रिसर्च फंड। ठीक है, ये क्या है, इसको लिखो नेशनल टेक्नोलॉजी एंड नेशनल टेक्नोलॉजी, पूरा लिखना, एंड नेशनल टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिसर्च फंड। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, इसको हिंदी में लिखो राष्ट्रीय तकनीकी नवाचार व अनुसंधान कोष। इसका उद्देश्य क्या है, जितने भी हमारे तकनीकी संस्थान है बच्चों, चाहे वो आईआईटी है, एनआईटी है, मतलब ये सब चीज़ है, इनका क्या किया जाएगा बच्चों, यहाँ पर शोध के लिए क्या किया जाएगा, एक कोष खोला गया। ठीक है, तो लिखो तकनीकी संस्थानों, तकनीकी संस्थानों, तकनीकी संस्थानों में, तकनीकी संस्थानों में, पूरा लिखना, तकनीकी संस्थानों में शोध हेतु। ठीक है, ये फंड है। कई बार क्वेश्चन पूछेगा ये फंड का नाम क्या है, एक क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जो तकनीकी संस्थान है उनमें शोध व अनुसंधान हेतु किस फंड की घोषणा की गई है, तब आपका आंसर होगा क्या, राष्ट्रीय तकनीकी नवाचार व अनुसंधान कोष। तो वहां आत्मा परमात्मा के पास चले जाए, इससे पहले इस चीज को सही से यहाँ पे तैयार कर लेना। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। अगला लिखना बच्चों, जो क्वेश्चन है आपका पूर्वी भारत और पूर्वोदय, तो मैंने बता दिया। ठीक है, अगला लिखना, जो मतलब क्वेश्चन आएगा, डिजिटल बैंकिंग एकेडमीज का उद्देश्य क्या है। डिजिटल बैंकिंग एकेडमी का उद्देश्य, डिजिटल बैंकिंग एकेडमी का उद्देश्य बच्चों ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में, लिखो ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं हेतु, ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं हेतु फिनटेक व डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा में प्रशिक्षण। ठीक है, लिखो फिनटेक व डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा में प्रशिक्षण, फिनटेक व डिजिटल बैंकिंग। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग लिखना में प्रशिक्षण। और ये कहाँ के छात्रों के लिए बच्चों, युवाओं के लिए, ग्रामीण व अर्ध शहरी, ठीक है, क्षेत्रों के युवाओं के लिए क्या था बच्चों, फिनटेक व डिजिटल बैंकिंग में प्रशिक्षण। ठीक, ये था आपका बच्चों कुछ महत्वपूर्ण, जो अपने आप में क्या साबित हो सकता है, आपके पेपर में आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन इंपोर्टेंट साबित हो सकता है। इसको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि बजट तो माह फरवरी में पेश हो चुका था, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा देख जाना। अगर इन दोनों क्लासेस से एक दो क्वेश्चन भी आएंगे ना, और अगर उससे आपका सिलेक्शन हो पाता है तो आपको जरूर देखना चाहिए। बाकी बच्चों आएगा या नहीं आएगा तो एग्जामिनर जानता होगा, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, जीएस का लिमिटेड स्कोप है, बट हम अपनी ओर से अगर कोई भी चीज़ कमी छोड़ के जाएंगे, नुकसान इसे हमें ही होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।